हेलो स्टूडेंट, बेटा आपका चैप्टर 2 चल रहा है केमिस्ट्री में, जिसमें हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। अब अम्ल, क्षारक, अब पीछे मैंने लास्ट लेक्चर में अम्लों तथा क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में बताया था। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें बता दिया गया था तुम्हें अम्ल व क्षारक की प्रबलता क्या होती है। अब प्रबलता में बात आई थी कि अम्ल क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब देखिए सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। सार्वत्रिक सूचक को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। और सार्वत्रिक सूचक में यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। इसमें कई सारे सूचक मिला लिए जाते हैं। यह स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर इधर कुछ अलग रंग दिए होते हैं, इधर कुछ अलग रंग दिए होते हैं। इस रंग से मैच करके हम पता लगा लेते हैं कि इसकी पीएच क्या है, इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या है, और उससे हमें पता लग जाता है कि यह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, या प्रबल अम्ल है या दुर्लभ अम्ल है, या प्रबल क्षारक है या दुर्लभ क्षारक है। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ध्यान देते हैं। एक बात हो ध्यान रखें, यह स्केल, यह सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वह आपका केवल एंड केवल हाइड्रोजन आयन को ही मापता है, न कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को। यानी कि यह हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को मेजरमेंट नहीं करता। अब हम स्केल देखते हैं। आपको दिख रहा होगा, आप देख रहे हो कि भाई ये स्केल दे दिया, इससे पता कैसे चलेगा। अगर किसी इस पे रंग अलग अलग हैं, उन रंगों के आधार पर हम इससे मिलान करते हैं। यदि इसका रंग 7 नंबर से मिलता है तो वह क्या है, लवण है, यानी कि शुद्ध जल है, ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। और जो भी विलयन न तो अम्लीय होता न क्षारीय होता, उसे हम उदासीन कहते हैं। यानी कि 7 नंबर से अगर मैच कर रहा है तो वह क्या है, उदासीन है। जैसे जैसे इधर को चलेंगे, हम इस तरफ को चलेंगे, तो इसकी अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। अब 6 पर दुर्लभ अम्ल होगा, यानी कि वीक एसिड। फिर 5 पर और प्रबल हो जाएगा, 4 पर और प्रबल हो जाएगा, 3 पर और प्रबल। इस तरह से जैसे जैसे हम 7 नंबर से बाईं तरफ चलेंगे तो हमारे अम्ल की प्रबलता बढ़ती चली जाएगी, यानी कि H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होती चली जाएगी। और हमें पता चल जाएगा कि यह विलयन प्रबल अम्ल है या दुर्लभ अम्ल है। प्रबल से मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। अब बात करते हैं, अगर हम दाईं ओर चलें, जैसे जैसे दाईं ओर चलें, तो दाईं ओर चलने पर हमें यहाँ पर क्या पता चलेगा कि क्षारक के बारे में पता चलेगा। इसकी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। कौन दुर्लभ क्षारक है, कौन प्रबल क्षारक है। जैसे जैसे हम 8 पे आएंगे, 9 पर, 10 पर, 11, 12, 13, इन रंगों पर मिलान करेंगे। सब पे रंग दिए होते हैं, इन रंगों से मिलान करेंगे, उसका नंबर पता कर लेंगे, इसकी पीएच क्या है, और उससे हमें पता चल जाएगा यह कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब बात आती है, इसी के साथ साथ हमें एक ये पट्टी सी दी हुई होती है, जिसमें ये ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये नीले रंग का होता है और ये सफ़ेद रंग का होता है। अब इसमें मतलब है कि H+ आयन होते हैं और इसमें OH+ आयन होते हैं। अब बात आती है, अभी तक हमने बताया भाई ये अम्ल है, 7 पे तो उदासीन हो गया, तो इधर कैसी प्रवृत्ति है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति है। और अम्लीय प्रवृत्ति में आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सफ़ेद भी आ रहा है और नीला भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है। बिल्कुल सही बात है। अम्लीय में
ऐसा नहीं है केवल हाइड्रोजन आयन ही है, हाइड्रोजन आयन भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं। परंतु हाइड्रोक्साइड आयन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे इधर को जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम होती चली जाएगी और H+ आयन की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब हम जैसे जैसे इधर को जाएंगे OH का मान घटेगा और H का मान बढ़ेगा। इससे क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर तो उदासीन है, इधर चलेंगे तो देखिए सफ़ेद रंग का मान बढ़ता जा रहा है, सफ़ेद रंग ज़्यादा होता जा रहा है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता जा रहा है और नीले रंग का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया क्षारकों में भी हाइड्रोजन आयन भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं, परंतु यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या ज़्यादा होती है और H+ आयन की कम होती है। इसलिए इधर को जब हम चलते हैं क्षारक प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। अब याद रखेंगे कि pH मान 7 है तो वह उदासीन कहलाएगा और अगर pH का मान 7 से कम होता जा रहा है, 6, 5, 4, तो वह अम्लीय कहलाएगा और 7 से ज़्यादा होने पर वह क्षारीय कहलाएगा। ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इससे हमें सारा अम्ल का क्षार के बारे में, क्षारक के बारे में सब पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में pH का महत्व। अब pH तो भाई दैनिक जीवन में भी हमारे बहुत सारे महत्व हैं, क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात, हमारा शरीर 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 7 कहाँ है, यहाँ पर है। 7.8 किधर है, यहाँ पर है, इधर को, यानी कि लगभग यहाँ पर। हमारा शरीर में क्या होता है, क्षारक प्रवृत्ति उदासीन होता है, परंतु थोड़ी सी क्या होती है, क्षारक प्रवृत्ति होती है। कभी कभी क्या होता है, हमें जलन महसूस हो जाती है, जिसे कहते हैं अम्लीयता बढ़ गई। उस अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्षारक का। क्षारक क्या है, जैसे कि हमने खाने का सोडा होता है, उसको ले लेते हैं थोड़ा सा और उससे हमारा अम्लीयता और क्षारकता दोनों उदासीन हो जाते हैं, उदासीनीकरण हो जाता है, दोनों का प्रभाव ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं आगे नंबर 2 पर, वर्षा का जल। अब वर्षा होती है, सब सोचते हैं वर्षा का जल तो शुद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है, शुद्ध होता है, उदासीन होना चाहिए, उसका pH मान 7 होना चाहिए। परंतु जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, प्रदूषण होता है, जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं या बसों का धुआं और प्रदूषण, वाहन बहुत ज़्यादा चलते हैं, वहाँ पर उस वर्षा का जल जब वो धुआं ऊपर आसमान में चला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में और बरसात के रूप में बरसता है, तब क्या होता है, उसका pH मान 5.6 से भी कम हो जाता है और 5.6 से कम होने पर वर्षा का जल कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। इसलिए हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा से नुकसान क्या होता है, देखिए हम अपने घरों पर, बिल्डिंग होती हैं बड़ी बड़ी, उन पर पेंट कराते हैं या मार्बल लगा होता है कहीं, वो धीरे धीरे टाइल्स लगी होती है। जब वर्षा का जल गिरता है, जब शुरू में बरसात होती है तो उसमें अम्लीयता ज़्यादा होती है, तो धीरे धीरे उसे ख़त्म कर देता है। आप देख रहे होंगे ताजमहल का रंग बिल्कुल सफ़ेद था, धीरे धीरे वर्षा का अम्लीय होने से ताजमहल का कुछ हल्की पीलापन होने लगा। तो इसका मतलब क्या है, अम्लीय वर्षा उस पर अपना प्रभाव दिखा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब वर्षा के जल की pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा के रूप में कहलाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं मुंह का pH की। हमने देखा हो, आपने देखा होगा कि मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, अब तुम कहोगे हमें कैसे पता लगेगा भाई दांतों का ख़राब होना, दांत क्षय होने लगते हैं, कैविटी बनने लगती है, जिसमें कहते हैं हम कीड़ा लग गया। वो कीड़ा लगना नहीं है, क्या हो गया, हमारे मुंह का अम्लीयता बढ़ गई, उसकी pH मान 5.5 से कम होने लगी।
और हमारे दांतों का क्षय होने लगा। अब इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों टाइम सुबह शाम टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षारक होता है। जब अम्लीय प्रवृत्ति में क्षारक प्रवृत्ति मिलती है तो दोनों के प्रभाव हट जाते हैं और उदासीन हो जाता है और हमारे दांत सही बने रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी के डंक में जो मधुमक्खी होती है, ततैया होता है, उसके डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। और मेथनोइक अम्ल जब हमारे शरीर में जहाँ पर मधुमक्खी काटती है उस स्थान पर सेल को डैमेज करता है, जिसके कारण हमें इरिटेशन होता है और इरिटेशन के साथ साथ सोइलिंग आ जाती है और दर्द होता है। इसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्षारक होती है उस पर क्षारीय वस्तु लगाते हैं, या तो उस पर हम टूथपेस्ट लगाते हैं क्योंकि टूथपेस्ट में क्षारक ज़्यादा मात्रा में होता है, तो जिससे अम्लीयता ख़त्म हो जाए और हमें जलन कम महसूस हो। आगे आता है, आगे चलते हैं। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अब देखिए, पृथ्वी की पीएच का मान भी बढ़ जाता है और पौधे फसल नहीं हो पाती, तो उसके लिए भी हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। कुछ पौधों को कितनी पीएच चाहिए, कुछ पौधों को कितनी, एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है। उसी के हिसाब से उन पौधों को हम क्षारकता, उसमें हम ऐसी वस्तु डालते हैं जिससे कि उसकी क्षारकता बढ़े और अम्लीयता कम हो और पौधों की उपज अच्छी तरह हो सके। ये हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व था और ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर था। इस पार्ट में यहीं तक होगा। आगे हम अगले वीडियो में लवण पढ़ेंगे। अब वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आप लवण के बारे में आगे देखेंगे। लवण में क्या क्या आता है, कौन कौन से लवण होते हैं, लवणों से कौन से रसायनों का निर्माण होता है। थैंक यू बेटा।